नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान आईएएस एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज फिर से हम एक एमसीक्यू सेशन लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का, जो आगे आने वाले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, अमीन पटवारी भर्ती के एग्ज़ाम, शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम और ऐसे व्यापम के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण एक एमसीक्यू सेशन रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यह एनएनपी लिखा हुआ है। एनएनपी के बारे में क्या सही है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी जो है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में से जोड़ा जा रहा है विदेशों में प्राप्त आय को, शुद्ध आय को, और उसमें से घटाया जा रहा है मूल्यह्रास को। क्या इस प्रकार से एनएनपी निकाला जा सकता है? सेकंड ऑप्शन है एनएनपी जो है वह बराबर होगा जीएनपी के और प्लस विदेशियों से प्राप्त शुद्ध आय के। तीसरा ऑप्शन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी जो है बराबर हो सकता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाकर। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो सकता है एनएनपी के बारे में। ठीक है, तो देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो रहता है उसमें से उस आय को घटा दिया जाता है जो आय विदेशों पर जाने वाली है, और उस आय को जोड़ दिया जाता है जो आय विदेशियों से आने वाली है। इसके साथ ही हर साल होने वाले डेप्रिसिएशन को भी उसमें घटा दिया जाता है। तो इस लिहाज से इसका जो सही आंसर रहेगा वह आंसर नंबर 1 जो है सही रहेगा कि एनएनपी जो होगा, एनएनपी जो निकाला जाएगा वह जीडीपी में से प्लस एक्स माइनस एम और साथ में डेप्रिसिएशन को भी क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तब जाके वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी कहलाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रति राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से आशय क्या है, अर्थात आप किसे नेशनल इनकम कह सकते हैं? ठीक है, कुछ कारक लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर आधारित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी, क्या यह नेशनल इनकम कहलाएगा? या बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर आधारित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, कारक लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, लास्ट ऑप्शन है बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। इनमें से पूछा गया है कि इनमें चारों ऑप्शन में से किसे हम एनएनपी राष्ट्रीय आय कहा जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय जो निकाला जाता है वह राष्ट्रीय आय जो रहता है बराबर रहता है एनएनपी के, लेकिन वह जो एनएनपी है वह कारक लागत अर्थात फैक्टर कॉस्ट पर गणना किया हुआ एनएनपी रहना चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम से क्या आशय है? पहला ऑप्शन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से जनसंख्या को विभाजित करके, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से जनसंख्या को विभाजित करके, तीसरा ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से जनसंख्या को विभाजित करके, या चौथा ऑप्शन है जीएनपी में से जनसंख्या को विभाजित करके। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो रहने वाला है पर कैपिटा इनकम जो निकाला जाता है वह रहता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। कि आपको क्या याद रखना है कि पर कैपिटा इनकम कहाँ से निकाला जाएगा, तो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय से किसको डिवाइड कर दिया जाएगा, पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाएगा। और नेशनल इनकम जो रहता है वो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ही देखा कि नेशनल इनकम किसके बराबर रहता है, एनएनपी के अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट के बराबर रहता है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1 की पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू एनएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका आकलन जो है किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी आयोग सीएसओ के द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान एनएसएसओ के द्वारा, या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा, या फिर नीति आयोग के द्वारा। इन चारों संस्थानों में से किस संस्थान के द्वारा नेशनल इनकम की गणना की जाती है या पूछा जा रहा है? ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो रहेगा वह रहने वाला है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसएसओ। एनएसओ याद रखिएगा, एनएसओ। अब इस एनएसएसओ में जब एनएसएसओ को बनाया गया 2019 में,
उसमें दो संस्थानों को मर्ज करके ही इसे बनाया गया है। ऊपर के ही दो संस्थान जिनके नाम दिख रहे हैं CSO और NSSO, उन दोनों संस्थाओं को एक में विलय करके एक नई संस्था 2019 में बनाई गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अब 2019 से नेशनल इनकम की जो गणना है वह इसी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अर्थात NSO के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और NSSO का जो गठन है वह 1951 में किया गया था। किस लिए किया गया था? तो इसी चीज के लिए किया गया था। किस चीज के लिए? राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। बाद में इन्हीं दोनों संस्थानों का विलय करके एक नई संस्था बनाई गई है जिसका नाम क्या है? NSO, जिसके द्वारा वर्तमान में अभी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में क्या सही है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, यह UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। यह 1990 में पहली बार जारी किया गया था। इसे बनाने के योगदान में अर्थशास्त्री महबूब उल हक को इसका योगदान दिया जाता है। यह आर्थिक वृद्धि का मापक है। ऑप्शन है आपके पास पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी गलत है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक है वह यूएनओ की एक संस्था है जिसका नाम है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है एक सही ऑप्शन रहेगा। दूसरा, यह UNDP के द्वारा सूचकांक जो है पहली बार 1990 में जारी किया गया था, उस हिसाब से यह ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कि मानव विकास सूचकांक को बनाने में एक अर्थशास्त्री का नाम लिया जाता है जिनका नाम है महबूब उल हक, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कि यह एक आर्थिक वृद्धि का मापक है, यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वह आर्थिक वृद्धि का मापक नहीं है। यह किसका मापक है? आर्थिक विकास का मापक है, अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मापक है, ना कि ग्रोथ का। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किस आधार पर बनाया जाता है? तो उनके 3 आधारों में पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है पर कैपिटा इनकम। तीसरा ऑप्शन रहेगा पर कैपिटा इनकम का। पर इनके आधार पर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी किए जाते हैं। उस आधार पर जो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह आर्थिक विकास का मापक है, ना कि आर्थिक वृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता, सही बात है। उद्योगों की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, वृहद बेरोजगारी। निम्नलिखित कोट में से सही उत्तर को चुनिए। 1 व 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4 और 1, 3, 4 केवल। ठीक है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका सही ऑप्शन जो रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में कृषि की प्रधानता देखी जा सकती है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय को देखा जा सकता है और वृहद बेरोजगारी को देखा जा सकता है। उद्योगों की प्रधानता जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय या फिर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम किसके बराबर होगा? बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, साधन लागत पर अर्थात फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात NNP। ऑप्शन नंबर 3, बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर निवल देशीय उत्पाद अर्थात GDP और साधन लागत पर निवल देशीय उत्पाद अर्थात GNP। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी कि जो नेशनल इनकम रहेगा वह बराबर होगा NNP के, नेट नेशनल प्रोडक्ट के, किस आधार पर? फैक्टर कॉस्ट के
आधार पर, नेशनल इनकम जो है बराबर होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो किस आधार पर गणना किया गया है, साधन लागत पर गणना किया गया है, फैक्टर कॉस्ट के आधार पर गणना किया गया है, उसके बराबर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है, किस कारण से? अल्प रोजगार के कारण, बचत की निम्न दर के कारण, मुद्रास्फीति के कारण, या फिर असंगठित क्षेत्र के कारण। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वह ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आज भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र पर अधिक आधारित दिखाई देती है, जो कि एक समस्या का कारण बनता है किस चीज के लिए? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी, असंगठित क्षेत्र या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होगा, इसका सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी, सॉरी माफ कीजिएगा, एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वह बराबर होगा सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाकर। ऑप्शन नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय जो होगा वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट में से विभाजित कीजिए राष्ट्र की कुल जनसंख्या को। ऑप्शन नंबर 3, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए जीडीपी जो है वह बेहतर मापक होगा किसकी तुलना में? एनएनपी की तुलना में। कथन नंबर 1, पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है। बी, सभी कथन सही है, केवल कथन 1 और 2 सही है, केवल कथन 2 और 3 सही है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह रहने वाला है केवल पहला और दूसरा सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एनडीपी निकाला गया है उस एनडीपी के लिए, एनडीपी आप जो निकाल सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वह कैसे निकाल सकते हैं? तो जीडीपी में से आप मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को माइनस कर सकते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए, पर कैपिटा इनकम जो होगा वो नेट नेशनल प्रोडक्ट को आप डिवाइड कर दीजिए पॉपुलेशन से, तो क्या निकल जाएगा? पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। लेकिन विश्व की दो अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को कंपेयर करने के लिए एक ऑप्शन है जीडीपी का और दूसरा ऑप्शन है एनएनपी का, नेट नेशनल प्रोडक्ट का। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छा मापक है जीडीपी की तुलना में, क्योंकि नेट नेशनल प्रोडक्ट से किसी भी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कितनी है वह पता लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही ऑप्शन होगा। सूची को मिलान कीजिए। सूची नंबर 1 में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सूची नंबर 2 में आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास, जीवन की गुणवत्ता, और सूची नंबर 2 में है सकल घरेलू उत्पाद अर्थात किसकी बात की जा रही है? जीडीपी की बात कर रही है। दूसरा पर्यावरण, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा ऑप्शन है संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, चलिए मिलाते हैं इसको, कहां से क्या क्या मिल जाएगा। तो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, और डेवलपमेंट जो होगा उसका सही मापक रहेगा संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि अर्थात आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ का जो सही मापक रहेगा वह रहेगा जीडीपी या फिर सकल घरेलू उत्पाद। संपोषित विकास में आप शामिल कर सकते हो पर्यावरण को, और जीवन की गुणवत्ता में आप शामिल कर सकते हो स्वास्थ्य को। इस हिसाब से ए का लास्ट ऑप्शन 4 आएगा और बी का जो है वह हो जाएगा पहला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर दिखाई दे रहा है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक है,
तो इसमें से पहला D.R. गाडगिल, V.K.R.V. राव, मनमोहन सिंह और Y.V. अलग। ठीक है, अब इसमें से देखिए कि इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश समय पे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने जो है राष्ट्रीय आय की गणना की थी, जिसमें प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटा इनकम जो है वह सिर्फ कितने रुपए था, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय निकाला गया था। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से पहली बार राष्ट्रीय आय किसके द्वारा मेजरमेंट किया गया, तो इसका सही ऑप्शन जो रहने वाला है वह है V.K.R.V. राव के द्वारा पहली बार वैज्ञानिक तरीके से इसका मेजरमेंट किया गया। अगला क्वेश्चन, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। दूसरा ऑप्शन, शहरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या। तीसरा ऑप्शन, औद्योगिकरण की ऊंची दर। और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर ए पहला, दूसरा तथा तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 2 तथा 4 सही हैं। और ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4 सही हैं। तो इसमें से अलग कर लेते हैं कि इसमें से गलत क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवासन की उच्च दर हमेशा ही देखी जाती है, यह बात भी सही है। शहरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या जो है वह भी पलायन को आकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। औद्योगिकरण की ऊंची दर जो है वह भी पलायन को प्रोत्साहित करती है। और ऑप्शन नंबर डी जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अर्थात सही आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत आर्थिक विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, सतत आर्थिक विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ से क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर बी वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक विकास। और ऑप्शन नंबर डी कृषि विकास। ठीक है, तो यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन जो होने वाला है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी क्या, आर्थिक विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वह यूएनओ की एक संस्था है, यूएनओ की, जिसका नाम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके द्वारा जारी किए गए हैं। कितने टोटल विकास लक्ष्य हैं? तो टोटल 17 विकास लक्ष्य हैं। इनको कब बनाया गया है? तो 2015 में इन्हें बनाया गया है और इनका टारगेट रखा गया है कि इन्हें 2030 तक क्या करना है, अचीव करने का प्रयास करना है, सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वह वैश्विक स्तर पर यह बताता है कि किस देश में व्यापार की सुगमता सबसे अधिक है। किसके द्वारा बनाया जाता है? विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा, विश्व बैंक समूह के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, या फिर यूरोपीय यूनियन के द्वारा। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के द्वारा बनाया जाता है क्या, व्यापार की सुविधा सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? एशियाई विकास बैंक के द्वारा, ADB जिसको कहा जाता है, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा, US फेडरल रिजर्व के द्वारा और विश्व बैंक के द्वारा। इसका भी जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है विश्व बैंक के द्वारा ही क्या जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वह जारी किया जाता है। P के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान क्या है? P का आधार का मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी की बात की जा रही है, अर्थात किसी भी देश की जो मुद्रा है उसके खरीदने की क्षमता कितनी है, उस आधार पर एक अर्थव्यवस्था का स्थान पूछा गया है
किसका, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान क्या रहने वाला है। तो ट्रिपल पी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह विश्व में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर रहने वाला है। ध्यान रखिएगा कि यह भी एक मापक है जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था का मापन किया जाता है। परचेसिंग पावर पैरिटी ट्रिपल पी के नाम से इसे जाना जाता है। नाम मात्र जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। नॉमिनल जीडीपी के अनुसार पर पहले तो यही समझ लीजिए कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो जीडीपी जो है दो आधार पर मेजर किए जाते हैं। पहला रहता है करंट ईयर के आधार पर और दूसरा रहता है बेस ईयर के आधार पर, ठीक है। तो अगर आप करंट ईयर के आधार पर जीडीपी मेजरमेंट कर रहे हैं तो वह नॉमिनल जीडीपी कहलाता है, और अगर आप बेस ईयर के आधार पर जीडीपी मेजरमेंट कर रहे हैं तो वह रियल जीडीपी कहलाता है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो इसमें पूछा गया है कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंकिंग क्या है या उनकी स्थिति क्या है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे छोटी अर्थव्यवस्था, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था या चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वह रहेगा कि भारत जो है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीछे ही एक और आधार आया था, किस आधार पर, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर। तो परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये वाला क्वेश्चन भी याद रखेंगे कि इस आधार पर भारत जो है वह चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इस आधार पर जो भारत है वह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के द्वारा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ही क्या जारी किया जाता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वह जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा, नर्क्स के द्वारा, या फिर एडम स्मिथ के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको पहले यह ध्यान रखना है कि यह जो निर्धनता का दुष्चक्र है वह बताता क्या है, ठीक है। तो यह बताता है कि एक जो गरीब आदमी है वो भविष्य में भी क्या बनने वाला है, गरीब बनने वाला है, और उसकी गरीबी ही उसके भविष्य की गरीबी का क्या रहने वाला है, कारण रहने वाला है। और इस सिद्धांत को जो है वह दिया गया था किसके द्वारा, रैगनर नर्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत, अर्थात किसी भी एक व्यक्ति के भविष्य में गरीबी होने की संभावना जो है वह यही कारण है कि वो पीछे भी क्या था, गरीब था। यही क्या कहलाता है, गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत या निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत। निम्नलिखित में से भारत में गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। गरीबी रेखा का निर्धारण या पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग जो अब क्या बन चुका है, नीति आयोग कहलाता है। इसका सही ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी ही रहने वाला है कि भारत में गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है पहले किसके द्वारा किया जाता था, योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। अब किसके द्वारा किया जाता है, तो अब इसे नीति आयोग के द्वारा निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है कि किस रेखा के नीचे हम किसी व्यक्ति को क्या कह सकते हैं, गरीब की श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला ऑप्शन, वे बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं, सरकार इनकी सहायता करती है, वे पारंपरिक हैं और उनका प्रबंधन करना
आसान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कुछ ऑप्शंस जो हैं वो सही दिखाई देंगे, जैसे कि लघु एवं कुटीर उद्योग पारंपरिक है, यह बात भी सही है। उनका प्रबंधन करना आसान है, यह बात भी सही है। सरकार इनकी सहायता करती है, यह बात भी सही है। लेकिन यह महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यह क्या करता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, एमएसएमई, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस विकास अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में, 2006 में, 2007 में और 2008 में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए व ऑप्शन नंबर बी 2006 में जो है एमएसएमई विकास अधिनियम जो है पारित किया गया। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर ए खनन एवं उत्खनन, ऑप्शन नंबर बी मतलब सेकंड ऑप्शन परिवहन और संचार, तीसरा होटल और चौथा कौन सा? वानिकी एवं मत्स्यिकी। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर में शामिल होने वाले हैं। ठीक, सेवा क्षेत्र में जो शामिल रहेंगे वह रहने वाले हैं ऑप्शन नंबर 3 होटल, इसके अलावा परिवहन और संचार। ठीक है, तो 2 और 3 जो है वह कहां पर शामिल हो जाएंगे? सेवा क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। वहीं पर आप खनन एवं उत्खनन की बात करेंगे तो यह जो है, या फिर तो आप इन्हें उद्योग क्षेत्र की श्रेणी में रख सकते हैं या फिर आप इन्हें प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणी में भी रख सकते हैं। वानिकी एवं मत्स्यिकी जो है यह भी जो है प्राथमिक क्षेत्र के हिस्सा बनेंगे या फिर आप इन्हें कृषि क्षेत्र में भी शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 और 3 अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है सही ऑप्शन रहेगा, अर्थात परिवहन और संचार और साथ में होटल, परिवहन संचार और होटल जो है किस क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे? सेवा क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। परिवहन और संचार, परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीयक गतिविधियां और तृतीयक गतिविधियां या ग्रामीण गतिविधियां। ठीक है, तो इनमें से ध्यान दीजिएगा कि जो परिवहन है, संचार है, वाणिज्य है, वह सभी जो है कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? टर्सरी सेक्टर या फिर तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा रहने वाले हैं। निम्न में से किस क्षेत्र को भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? अर्थात यह कहा जा रहा है कि जीडीपी या फिर देश की आय में से किस सेक्टर से सबसे ज्यादा पैसा आता है? कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से, विनिर्माण, निर्माण और बिजली तथा गैसों से, या सेवा क्षेत्र से, या फिर रक्षा तथा लोक प्रशासन से। ठीक है, क्या पूछा गया है कि जीडीपी में से सबसे बड़ा भाग या हिस्सा कहां से प्राप्त होता है? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कौन से सेक्टर की रहती है? सेवा सेक्टर या फिर सर्विस क्षेत्र की रहती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों का योगदान कौन सा है? कौन सा हासमान क्रम है, अर्थात आपको घटते क्रम में इनको जमाना है। और किस लिए जमाना है? कि यह पता चल सके कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है उसमें हिस्सेदारी, जीडीपी में हिस्सेदारी जो है वो कम से ज्यादा की ओर, ज्यादा से कम की ओर जमाना है, घटते क्रम में जमाना है। ठीक है, उद्योग, सेवा, सेवा उद्योग और कृषि, सेवा कृषि और उद्योग, उद्योग सेवा और कृषि, उद्योग कृषि और सेवा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वर्तमान स्थिति में जीडीपी में हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो हिस्सा प्राप्त होता है वह सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पर उद्योग क्षेत्र से प्राप्त होता है और सबसे कम हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये घटता हुआ क्रम रहेगा जीडीपी में योगदान का, तो उस आधार पर ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा योगदान सेवा का, उसके बाद उद्योग का, फिर तीसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र का योगदान रहने वाला है।
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है, अर्थात यहाँ पर जीएसटी की बातें हो रही है। गुड्स एवं सर्विस टैक्स जो है वह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत में लाया गया था? 98वां संविधान संशोधन 2012, 99वां संविधान संशोधन 2014, 100वां संविधान संशोधन 2015 या फिर 101वां संविधान संशोधन 2016। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि गुड्स एवं सर्विस टैक्स को भारत में 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया और यह 101वां संविधान संशोधन जो है वह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से जो जीएसटी को लागू किया गया, और वह लाया किसके द्वारा गया? सॉरी, माफ कीजिएगा, ये सही ऑप्शन होगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम से क्या लाया गया? गुड्स एवं सर्विस टैक्स को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के द्वारा, भारतीय योजना आयोग के द्वारा, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा या फिर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बजट के सेशन पे ही बजट के साथ साथ सरकार क्या जारी करती है? आर्थिक सर्वेक्षण जारी करती है। ठीक है, बजट जो रहता है वह आने वाले फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा रहता है और जो आर्थिक सर्वेक्षण रहता है वह पूर्व वित्तीय वर्ष के आय या व्यय का लेखा जोखा रहता है, जिसे आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है और इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची का मिलान करना है। सूची नंबर 1 प्रकाशक और सूची नंबर 2 प्रकाशन। उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय। ठीक है, प्रकाशन किस किस चीज का? करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा, थोक मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। देखिए, उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे सीएसओ के नाम से हम जानते हैं, उनके द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय लेखा जो है सांख्यिकी, इसका काम किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कौन सी? करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट जो है वह किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या जारी किया जाएगा? तो पीछे ही ऑप्शन में हमने देखा कि क्या? आर्थिक समीक्षा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा जो है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा। इस हिसाब से ए का हो जाएगा 3, इसके अलावा बी का हो जाएगा 4, ए का 3 और बी का 4। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा पहला, ठीक है, और डी का हो जाएगा दूसरा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट एक लेखा पत्र है। बजट क्या है? एक लेखा पत्र है। सरकार की मौद्रिक नीति का, मॉनेटरी पॉलिसी का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, कमर्शियल पॉलिसी का, सरकार की राजकोषीय नीति का, फिस्कल पॉलिसी का, या फिर सरकार की मुद्रा बचत नीति का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑप्शन बजट जो है वह सरकार का किसका हिस्सा है? राजकोषीय नीति का हिस्सा है। क्या कहलाती है? बजट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में, 1947 में, 1948 में या फिर 1951 में। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि योजना आयोग की जो स्थापना है वह कब किया जाएगा? 1950 में किया जाएगा योजना आयोग की स्थापना। योजना आयोग के द्वारा भारत में टोटल कितने पंचवर्षीय योजना का चलन किया गया? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना जो है चलाया गया, जिसमें से जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी वह थी
2012 से लेकर 2017 के बीच तक, और यह योजना पूर्ण नहीं हो पाई थी, इनको क्या कर दिया गया था, 2014 में समाप्त कर दिया गया था। और योजना आयोग को ही समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को किसका गठन किया गया था, तो नीति आयोग का गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है, पीछे ही हमने देखा कि नीति आयोग का जो गठन है वह कब किया जाएगा, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया जाएगा। किसके स्थान पर गठन किया जाएगा, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम या फिर राजीव कुमार। ठीक है, बताइए पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा सही है या फिर चौथा सही है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो है वह रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद पनगड़िया जो हैं वह नीति आयोग के क्या रहने वाले हैं, प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, आपको साथ में आपको यह बताना है कि वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के जो हैं उपाध्यक्ष अभी के डेट में वर्तमान स्थिति में कौन है। दूसरा आपको यह भी बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष जो रहते हैं वह कौन रहते हैं, वर्तमान स्थिति में उपाध्यक्ष कौन है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन वर्तमान समय पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं कौन है, यह भी कमेंट करके बताना है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है यह भी आपको कमेंट करके बताना है। लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। अच्छा, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही बता दिया जहां पर हम योजना आयोग को देख रहे थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को जो है किसका गठन किया जाएगा, नीति आयोग का गठन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, यहीं तक हमारा आज का सेशन था। आपके कुछ क्वेश्चंस को आप कमेंट करके बताइएगा। आपसे फिर से मुलाकात होगी एमसीक्यू सेशन के फिर से इकोनॉमिक्स के अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।